ठीक है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सी सेंटर। आज हम डिस्कस करेंगे नितिन सिंघानिया की जो नेक्स्ट चैप्टर है, चैप्टर नंबर 4, 5 जो भी है, उसमें हम इन्फ्लेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। देखिए, इन्फ्लेशन अगर हम जो अर्थशास्त्र में जिसको हिंदी में बोलते हैं महंगाई, एक तरह से आप बोल सकते हो, या मुद्रास्फीति बोल सकते हो। मुद्रा का स्फीति होना, जो मुद्रा है हमारी किसी भी करेंसी का ऊपर नीचे होना, उसी को हम इंग्लिश में बोलते हैं और इन्फ्लेशन बोलते हैं। जनरली इकोनॉमिक्स की बात करा जाए, एक तो होता है कि चॉइसेस, मतलब पसंद आपकी क्या है, इकोनॉमिक 70% डिपेंड होती है। दूसरा अगर मैं बात करूँ चॉइस, और जो यहाँ पे आज का टॉपिक है इन्फ्लेशन, कहीं ना कहीं डायरेक्ट इनडायरेक्ट 90% रिलेटेड है। मैं तो डायरेक्ट बोलूँगा, क्योंकि चॉइस डिपेंड किस पे करती है, आपकी पसंद, क्या खरीदेंगे, क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, ये किस पे निर्भर करती है। ये जनरली निर्भर ये करती है कि आपके पास आपकी खरीदने की क्षमता क्या है, मतलब आपका इनकम क्या है, आय क्या है आपकी, आपका आपके पास आपके पॉकेट में कितना पैसा है, वो डिसाइड करेगा कि आप कौन से रेस्टोरेंट में जाएंगे, किस ब्रांड का कपड़ा पहनेंगे, और क्या खाएंगे, क्या पिएंगे। ये चीज़ हो गई। दूसरी चीज़, अब कहेंगे इन्फ्लेशन, जो मुद्रास्फीति है, महंगाई से, इससे क्या रिलेशन और कैसे रिलेशन है, बताता हूँ। आपके पास आज 10,000 रुपये था, आप खर्चा किए। कल 20,000 30,000 रुपये होगा, तो आप भी वो भी तो खर्चा करेंगे, तो आपके पास ज़्यादा मैंने पैसे आ गई, और आप ज़्यादा मांग करने लगी, आपकी चॉइसेस बढ़ गई। क्वांटिटी में भी हो सकती है, क्वालिटी में भी हो सकती है, मात्रात्मक हो सकती है, गुणात्मक दोनों हो सकती है। जब ये बढ़ेगा तो जाहिर सी बात है कि आप तो पैसे की जो वैल्यू है, या फिर जो पैसे की मतलब रेस है, वो बढ़ गई, आपका 10 से 20,000 हो गया। और अब इसको कैसे मेंटेन किया जाए कि जो आपकी मांग बढ़ रही है और मुद्रास्फीति महंगाई उतनी ना बढ़े। तो उसके लिए तो एक ऑप्शन है ना, कि आपकी इनकम ही कम कर दी जाए। दूसरा यह है कि इनकम ना कम करे, जो चीज़ की मांग आप कर रहे हो उस चीज़ को और बढ़ा दिया जाए। जैसे सपोज करिए, मैं यहाँ पे व्हाइट बोर्ड ओपन कर रहा हूँ अपना। सपोज करिए मैंने क्या कहा, कि यहाँ पे आपकी चॉइस इकोनॉमिक्स में, इकोनॉमिक्स जिसको अर्थशास्त्र बोलते हैं, ठीक है। अर्थशास्त्र में देखिए जनरली दो चीज़, आज का जो टॉपिक है, आज का जो टॉपिक है, आज का टॉपिक है यहाँ पे इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन, जिसको हिंदी में कहते हैं मुद्रा स्फीति, स्फीति, ठीक है। मुद्रा स्फीति में, और यहाँ पे आपका इंडिविजुअल, इंडिविजुअल की चॉइस, चॉइस या पसंद, पसंद की बात कर रहे हैं। पसंद यहाँ चॉइस में आपकी मतलब डिमांड है, डिमांड, या हिंदी में आप बोल सकते हैं मांग, ठीक है। हिंदी में आप बोल सकते हैं मांग, आपके बहुत ज़्यादा मांग है। मांग किस पे डिपेंड करती है ये हमें पता हो चाहिए। जो डिमांड है आपकी, मांग, ये निर्भर किस पर करती है, निर्भर या डिपेंडेंट, डिपेंड, डिपेंड किस पे करती है। तो ये आपकी जनरली आपके इनकम में, इनकम, इनकम जिसको हम हिंदी में कहते हैं आय, आय, आपकी सैलरी कितनी है, सैलरी, बात समझ गए। आय का मतलब उम्र मत समझ लीजिएगा, आपकी इनकम कितनी है, आपकी सैलरी, आपकी तनख्वाह कितनी है। शादी करने जाते हैं, लड़की वाले पूछते हैं पेरेंट्स से कि आपके लड़के की तनख्वाह कितनी है। ज़्यादा अगर स्थिति बुरा रही तो लड़का वाला सीधे पूछ, लड़की वाला सीधा पूछ लेगा आपसे, बाबू कितना कमाते हो, ठीक है। अब वहीं डिसाइड होगा कि आप शादी होगी कि नहीं होगी। अगर आप कह दिए कि 25,000 20,000, अच्छा कहाँ रहते हैं, बेंगलुरु में रहते हैं, उतना तो खर्चा हो जाएगा, तो शेविंग क्या है, क्या है, कुछ नहीं, हमारी लड़की कैसे आपके साथ रह सकती, तो शादी कैंसिल। तो अब यहाँ पे बात ये आ गई कि इकोनॉमिक्स बस अर्थशास्त्र केवल एक किताब नहीं है, आपकी पर्सनल लाइफ में भी ये कहीं ना कहीं इम्पैक्ट करती है। आपकी लेवल ऑफ द इनकम ही डिसाइड करती है कि किस तरह की लड़की से आपकी शादी होगी। तो कुल मतलब कि ये कहने का मतलब है, इनकम आप अगर बढ़ाते हैं तो सारी चीज़ें आसान हो जाएगी। सोर्स ऑफ द इनकम, अब इनकम में मान लीजिए आय आपकी 10,000 थी, 10,000 रुपये थी,
और आप डिमांड कर रहे थे, नॉर्मल चल रहा था, लेकिन आपकी डिमांड ये इंक्रीज हो गई 10,000 रुपये और ये 20,000 रुपये हो गए। तो अब ऐसा तो नहीं है ना कि अब कमाते किस लिए हैं, कि भाई लिविंग स्टैंडर्ड, अच्छा एजुकेशन, अच्छे स्कूल में बच्चे को भेजना, अच्छे घर में रहना, अच्छे खाने खाना, तो आप खर्च करेंगे। तो क्या होगा, अब इनकम बढ़ रही है आपकी, तो आप क्या होगा, डिमांड भी तो बढ़ गई ना आपकी, इनकम बढ़ी यहाँ पे, तो डिमांड, डिमांड या फिर बोल सकते हो आय, आय भी तो बढ़ गई ना। तो अब आय बढ़ गई, डिमांड बढ़ गई, तो मतलब ये हो गया, आप क्या कर रहे हो, मार्केट से, मार्केट में दो चीज कर रहे हो आप, मार्केट में दो चीजें कर रहे हो, जो बाजार है, जो बाजार है, बाजार में दो चीज हो रही है। क्या हो रही है, पहली चीज, पहली चीज जो गुड्स या सर्विस, जो वस्तु, वस्तु या सेवा जो आप ले रहे हो, उसकी डिमांड बढ़ गई, बढ़ने से ये डिमांड बढ़ी, तो इसकी हो सकती है कि क्वांटिटी, मात्रात्मक, क्वांटिटी, मात्रा, मात्रा हो सकता है मार्केट से घटिया, क्योंकि हो सकता है सप्लाई ना हो रही तब। दूसरी अगर यहाँ पे किया जाए तो गुड्स सर्विस की बच जाएगी। दूसरी चीज इससे से जुड़ी ये होगी, जब ये सप्लाई नहीं हो रही है, ठीक है, सप्लाई साइड पूरी रुकी हुई है, यहाँ पे मैं बता रहा हूँ सप्लाई, पूर्ति जिसको बोलते हैं हिंदी में, ठीक है, पूर्ति, ये क्या है, अब स्टॉप है, स्टॉप है, या फिर ये बोल सकते हो कि रुकी हुई है, या फिर जो आपके पास स्टॉक है, स्टॉक का मतलब जो भंडार है, भंडार, ये लिमिटेड है, नहीं हो पा रहे, अब गुड्स डिमांड बढ़ रही है, तो ये क्या होगा, इसकी क्वांटिटी घटेगी ऑटोमेटिक, जब घटेगी तो रिजल्ट क्या होगा, रिजल्ट तो दोस्तों यही होगा ना कि जिसके पास जितना पैसा होगा वही इस सामान को खरीद पाएगा। अभी इनके पास 10 रुपये था, 10,000 रुपये, ये नहीं खरीद पाए, 20,000 रुपये, ये कहेंगे नो, हम इसको खरीदेंगे जरूर, बाई जरूर करेंगे, आप कुछ भी कर ली। अब ऑटोमेटिक क्या हो गया, इनकम बढ़ी, ठीक है, डिमांड बढ़ गया, डिमांड बढ़ा, इन्फ्लेशन बढ़ गई, मतलब आपकी आय बढ़ी। यहाँ पे मैं अब फिर से थोड़ा सा साइड बाई साइड ले रहा हूँ, यहाँ आपकी आय बढ़ रही है, आय, आय जिसको इंग्लिश में बोलते हैं इनकम, इनकम बढ़ी, फिर क्या हो गया, आपकी डिमांड, डिमांड इंग्लिश में, हिंदी में बोलते हैं मांग, मांग बढ़ गई, मांग बढ़ गई, अगर सप्लाई, अब डिमांड है, अगर आपको दो चीज़ें कर सकते हैं, एक तो भाई ये है कि आपका सप्लाई साइड, सप्लाई जो जिसको हिंदी में कहते हैं पूर्ति, पूर्ति बढ़ा दो आप, तो कुछ नहीं फर्क पड़ेगा, कुछ नहीं, बट एक समय के बाद ना सप्लाई नहीं बढ़ती है, ये फैक्ट्स है इकोनॉमिक्स में, जब नहीं बढ़ेगी, तो जब ये सप्लाई नहीं बढ़ेगी, घट जाएगी, ठीक है, तो अब रिजल्ट क्या होगा, मांग बढ़ने से इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन मतलब मुद्रा, मुद्रास्फीति, मुद्रा जो स्फीति है बढ़ जाएगी। अब होगा क्या, जिसके पास जितनी क्षमता है ज़्यादा, वही उस सामान को खरीद पाएगा। पेन की कीमत, पेन हमारे पास तो ही है मार्केट, हमारे पास नहीं, मार्केट में, पूरे मार्केट में, अब मुझे पता है ये चीज़, मैं कहूँगा कोई दिक्कत नहीं, अब तो हम ही हैं इस मार्केट के राजा पेन के। अब भाई सबको बच्चा पढ़ाना है अपना, हम कहेंगे बोली लगाओ, एक पेन है, दो पेन है, कौन लगता है, 1,000, 2,000, 10 लाख, 25 लाख, 50 लाख, जिसके पास जितना होगा उसका बच्चा ले जाएगा, वो खरीदेगा, अपने बच्चे को देगा, पढ़ेगा। तो मैं डिसाइड कर लिया, जिसके पास जितनी क्षमता होगी वो खरीदेगा। तो अब क्या करें, इसको करने के लिए दो चीज़ें कर सकते हैं। अब इसको रोकने के लिए मैं ब्रीफ में डिस्कस कर रहा हूँ, अभी इन्फ्लेशन पूरा खत्म नहीं, लेकिन मैं पूरा संक्षिप्त में ला रहा हूँ। अब यहाँ पे दो चीज़ें कर सकते हो आप इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने की, हाउ टू कंट्रोल, कंट्रोल नियंत्रण कैसे करें, नियंत्रण कैसे करें, कंट्रोल, कंट्रोल कैसे करेंगे दोस्तों, दो चीज़ें हैं यहाँ पे, दो दो तरह से कर सकते हैं। पहला क्या करेंगे आप, अगर आपसे पूछा जाए क्या करेंगे, तो देखिए सप्लाई तो लिमिटेड है ना, सप्लाई एक समय के बाद तो नहीं होती है, इनकी इनकम ही कम कर दीजिए ना,
इनकम को कम कर दीजिए। आप कहेंगे भैया ऐसे कैसे संभव है, क्यों नहीं है संभव है। आप पहले 10,000 कमाते थे, 5% टैक्स देते थे, तो 10,000 का 5% कितना हो गया, 500 होता है, कितना होता है, 500 होगा मुझे लगता है, ठीक है 500 देते थे। 2,000 हो गया तो आप 1,000 देते हो, मान लो जो भी चीज़ें है यहाँ 5% के हिसाब से 1,000 देते हो। अब 5% जो टैक्स लगता था, 5% की जगह इसको 15% कर दो ना, ये ऑटोमेटिक कायदे में आ जाएंगे। आपका 1,500 2-2,500 रुपये जो कि 3,000 रुपये जो कि ऑटोमेटिक कम हो जाएगा, कितना हो जाएगा 17,000 रुपये। उसके बावजूद भी नहीं मान रहे हैं ये, ठीक है, इनकम टैक्स तो लग रहा है, ठीक है। दूसरा क्या कम करिए, जो गुड्स है इसकी प्राइस ही बढ़ा दीजिए, फिर जो गुड्स एंड सर्विस पहले 50 रुपये में मिलती थी 100 रुपये में कर दीजिए, तो हो जाएगी। एक तो ये हो गया भाई कि इनकी इनकम को कम कर दीजिए, इस सप्लाई। और दूसरा चीज़ ये है कि आप इनकम जब कम करें तो इसको कह सकते हैं मार्केट से, ठीक है, मार्केट से जो मनी है, क्रेडिट है, या जो लिक्विडिटी तरलता पैसा है, वो कम कर लीजिए। तो ये है कि टैक्स बढ़ा दीजिए, ये चीज़ कर सकते हो। और दूसरा ये है कि अब अगर करना है तो सप्लाई साइड, जो पूर्ति पूर्ति है ना, सप्लाई कर रही है, उसको बढ़ा दीजिए अच्छे से। अब इन्हीं सारी चक्रव्यूह में आपका पूरा इकोनॉमिक्स फंक्शन करती है, डिमांड, सप्लाई, चॉइस, महंगाई, ये सब एक दूसरे के चट्टे पट्टे हैं। अब हम स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करेंगे, स्टेप बाय स्टेप नितिन सिंघानिया सर की बुक से हम डिस्कस करेंगे। एक हम थोड़ा सा यहाँ से हेल्प लेंगे और दूसरा मैं मेरी अपनी नोट्स है, इसके माध्यम से मैं ये कोशिश करूँगा आपको इन्फ्लेशन एकदम आसान भाषा में और कंप्लीट डिस्कस करें। क्यों इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि यूपीएससी ने अभी जो पिछले मतलब 2-3 साल से 2022 और 23 21 2021 22 23 से ना, इसका एक फेवरेट टॉपिक हो गया है, पसंदीदा यूपीएससी की टॉपिक, इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन बड़ा ही फेवरेट टॉपिक हो गया है, किसका, यूपीएससी का, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन का। ऐसा क्यों है फेवरेट टॉपिक यूपीएससी का? तभी बनता है जब कोई चीज़ पूरे इकोनॉमिक या पूरी सोसाइटी में या फिर पूरे न्यूज में चर्चा में रहे, या न्यूज में रहे, उसकी फेवरेट टॉपिक तो उससे कोई मतलब नहीं है उसका सिलेबस है भी कि नहीं, उसकी फेवरेट टॉपिक बन जाएगी। और मैं जहाँ तक मुझे याद है 2022 का सवाल था, तो उसमें इकोनॉमिक्स का जो 15 क्वेश्चन के आसपास पूछे जाते, 15 क्या, ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्टैटिक्स और करंट अफेयर्स का लेकर के ना, ये 20 से 22 सवाल बना लेते हैं। लेकिन इसमें से 7 क्वेश्चंस के आसपास, मैं एग्जैक्ट नहीं कर रहा हूँ, 7 क्वेश्चन नहीं, 7 क्वेश्चन अप्रॉक्सीमेटली, 7 हो सकता, 6 हो सकता है, 8 भी हो सकता है, इसमें 7-8 क्वेश्चन डायरेक्ट इन्फ्लेशन से, मुद्रास्फीति से पूछा गया था। अब वो इतने ही क्रिएटिव तरीके से पूछे थे कि समझ में नहीं आ रहा था हम इसको कहाँ से शुरू करें। पढ़ाने वाले तो कह देंगे नेशनल इनकम, बैंकिंग, इन्फ्लेशन, इंटरनेशनल, फिर इस तरह करके चले जाते हैं। बट यूपीएससी का मानना एक है, मेरा भी एक्सपीरियंस है पिछले 15 सालों का, वो चाहते हैं कि आप किसी भी टॉपिक को कितना इंटरलिंक कर सकते हैं, डायमेंशन कितनी क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। आप जितने डायमेंशन क्रिएट करिएगा उतना ही आपके लिए बेनिफिट होगा, उतने ही मार्क्स आएंगे आपके अच्छे। अब बिलीव नहीं करेंगे, 20 मार्क्स के क्वेश्चंस में ये पता नहीं कौन हिसाब से 2-3-4 मार्क्स से देने में हद कर देते हैं, ये समझ सकते हो आप। तो इस वजह से जो आज का इन्फ्लेशन का टॉपिक बहुत डायनेमिक है, बहुत आसान भी है, लेकिन अगर आप पढ़ाने वाला सही नहीं है तो आपके लिए पूरा जटिल समस्या क्लियर कर देगा। तो आप यही 3 कॉन्सेप्ट पे चलिएगा कि जो मुद्रा जो स्फीति है जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं इन्फ्लेशन को जनरली देखिए, आप क्या करिए कि प्राइस किसी भी गुड्स एंड सर्विस की एक लिमिट के बाद इंक्रीज हो जाए, बात समझ गए, बढ़िया।
और बढ़ने के पीछे कई रीजन हो सकते हैं। पहली बात तो सप्लाई ना हो, दूसरी इनकम जो कि इंक्रीज कर दी जाए, ठीक है। ये चीज़ें हैं, उसको कैसे कंट्रोल करेंगे। दूसरी चीज़ ये है कि जो इन्फ्लेशन प्राइस है ये बढ़ती है। अगर आपसे पूछा जाए कि रीजन क्या क्या हो सकते हैं, एज्यूम करिए हमने पता सप्लाई ना हो, मैन्युफैक्चरिंग ना हो, तो इन सारी चीज़ों को लेने के लिए करते हैं। और दूसरी चीज़ एक बहुत ही डिस्प्यूट होता है। डिस्प्यूट क्या है, ऐसा नहीं कि फाइट होती है। जो इकोनॉमिस्ट हैं, इकोनॉमिस्ट इकोनॉमिस्ट जो अर्थशास्त्री हैं, जिसको अर्थशास्त्री हैं, जो ये कहते हैं इसमें दो ग्रुप हैं, ठीक है। दो समूह में बटे हुए हैं। समूह में एक समूह कहता है ना कि इन्फ्लेशन इज गुड, ये कहता है बढ़िया है, गुड। अब दूसरी बात आती है जो बैड किसके लिए होता है, जो दूसरा होता है। अब जो गुड बैड कहते हैं कैसे है, तो अब यहाँ पे लिंक्स कैसे किया जा रहा है, यहाँ पे मैं अलग कलर ले रहा हूँ, ठीक है। अब ये कहते हैं कि जब इन्फ्लेशन आई से मैं इंडिकेट कर रहा हूँ मुद्रास्फीति को बढ़ती है, ठीक है, तो इकोनॉमिक ग्रोथ यहाँ पे लिख देता हूँ, ई सी का मतलब ई जी, ये इकोनॉमिक ग्रोथ, ठीक है। जिसे इसको हिंदी में बोलेंगे आर्थिक वृद्धि, वृद्धि, ठीक है। पिछले लेक्चर में हमने डिस्कस भी किया है इकोनॉमिक ग्रोथ वर्सेस इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ये कहते हैं कि ये इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए अच्छा होता है, ठीक है। दूसरा ये कहते हैं कि ठीक है ये इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए सही तो होता है, बट ये शॉर्ट टर्म के लिए सही है। शॉर्ट टर्म मतलब दीर्घ और अल्पकालीन, अल्प अल्पकालीन कालीन समय के लिए जो कि ये सही होता है, अदरवाइज ये बहुत ही घातक होता है। ये सभी लोग मानते हैं कि इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इन्फ्लेशन गुड किसके लिए होता है, अच्छा, जिसको बोलते हैं अच्छा किसके लिए होता है, ये आपका शॉर्ट टर्म के लिए। लेकिन अगर इसको आप कंट्रोल नहीं किए कंट्रोल कंट्रोल नहीं किए तो ये लॉन्ग टर्म के लिए पूरी देश की अर्थव्यवस्था खत्म करके रख देगा। और जब इन्फ्लेशन बढ़ता है तो समझिए कि आपके देश की इकोनॉमिक का बेसिक स्ट्रक्चर भी ला करके आपके सामने देखता है कि आपकी कितनी मजबूत कितनी कमजोर है। इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, बढ़िया बढ़िया बढ़ रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ये पता चले किसी सामान गुड्स एंड सर्विस की वस्तु या किसी सेवा की 50 रुपए की होने की जगह जो कि 250-300 में बिक रही है। टमाटर का दाम जहाँ 25 रुपये 40 रुपये होना चाहिए, 50 रुपये इज इनफ। टमाटर आलू प्याज की कभी कभी 10 होता है। दुख भी होता है किसानों का कैसे यहाँ पे पड़ा और जाता है, लेकिन 40-30 के ऊपर रहे, 30 से 50 के बीच में आलू टमाटर प्याज, तो दैट इज बेटर। अब 200 रुपये टमाटर कौन खाएगा, हाँ, किसानों को उतना फ़ायदा नहीं होता है, फिर उसमें लोग खाना ही बंद कर देते हैं, ठीक है। तो इस वजह से कहेंगे कि भाई प्याज नहीं टमाटर इसलिए नहीं डाल रहे हैं क्योंकि चिकन मीठा हो जाता है, ये चला वो चला, ऐसा नहीं। कोई चीज़ को कंट्रोल करना चाहिए, और ये कंट्रोल करने के लिए जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है और मुझे रिस्पॉन्सिबल फॉर द कंट्रोल इन्फ्लेशन, जिम्मेदारी किसकी है, रिस्पॉन्सिबल जिम्मेदारी किसकी है। तो इसके लिए दो लोग जिम्मेदार होते हैं, एक होती है भारत सरकार, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, और दूसरा होता है आरबीआई, ये मेजर है। और होता है एक और जो आप बोल सकते हैं इन दोनों के बीच से निकलता है, जिसको बोलते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव, ठीक है। आरबीआई जो इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए काम करती है, इसको हम कहते हैं फिजिकल पॉलिसी इसका, ठीक है। राजकोषीय नीति हिंदी में बोलते हैं, राजकोषीय नीति। और जो आरबीआई करती है, आरबीआई को कहते हैं मॉनेटरी पॉलिसी,
मॉनेटरी पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी होती है इसके, जिसको हम कहते हैं मौद्रिक नीति, मौद्रिक मौद्रिक नीति, ये चीजें हो गई। अब एडमिनिस्ट्रेटिव के लिए दोनों रिस्पॉन्सिबल है, दोनों की जिम्मेदारी की इसको जो कि कंट्रोल करे एडमिनिस्ट्रेटिव को, इसको प्रशासनिक, प्रशासनिक जो कि जिम्मेदारी दोनों लोग मिलकर के। इसमें जनरली ये दिखा जाता है, आप इंफ्रा को, जो आधारभूत संरचना है, जैसे स्टोर रूम है, फिर रोड है, ट्रांसपोर्ट है, फिर उसके बाद मेगा फूड पार्क जैसी चीज़ें इसमें। और देखिए कुछ समय पहले आरबीआई की यूपीएससी की जो फेवरेट टॉपिक थी वो बैंकिंग सिस्टम थी, लेकिन अब चेंज करके ये इन्फ्लेशन पे ला करके रोक दिया है 2-3 साल से। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है इसको अब स्टेप बाय स्टेप करा जाए। तो हमने पूरा कंक्लूजन तक ला करके रख दिया, और इम्पैक्ट होता है कैसा होता है फिर हम आगे आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब हम आते हैं इन्फ्लेशन के बारे में कि इन्फ्लेशन अदर देन, हालांकि कॉज के बारे में तो हमने डिस्कस किया। देखिए कॉजेस भाई हमने डिस्कस किया ओवरऑल, बस जो इन्फ्लेशन है यहाँ पे, इन्फ्लेशन इन्फ्लेशन है, हम कॉज वाइज जो है कि डिस्कस करेंगे कि क्या क्या कॉजेस होते हैं मुद्रास्फीति, मुद्रास्फीति का कारण क्या है, मेन कारण के हिसाब से हम डिस्कस करेंगे। तो ये देखिए जनरली दो तरीके से हम डिफाइन यहाँ पे करते हैं। ठीक है, दो तरीके, एक और दो। एक होता है डिमांड, डिमांड पुल या डिमांड पुश आप उसको बोलेंगे, आप फिर बोलिए डिमांड। अब जनरली ये होता है कि अगर आप इसमें देखें कि इन्फ्लेशन को अगर हमें और भी तरीके से देखना है, अगर हम कहें आपसे कि इन्फ्लेशन डिमांड पूल है या कॉस्ट पूल है। डिमांड का मतलब ये होता है कि जैसे कि मांग बढ़ गई, और कॉस्ट पूल का मतलब ये होता है कि प्राइस बढ़ जा रही है। ठीक है, डिमांड उतने प्राइस बढ़ रही है, तो इसके पीछे रीजन अगर देखें तो इनकम और सप्लाई का कॉन्सेप्ट आता है। अगर इस चीज को हम देखें कि जैसे मान लिए कि इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन जिसको हम हिंदी में बोलते हैं कि मुद्रास्फीति के रूप में, मुद्रा स्फीति हमने डिस्कस किया रीजन क्या होता है, कैसे होता है। अगर हम इसको देखें, ठीक है, इन्फ्लेशन तो हम रेट वाइज पहला बात इसमें करेंगे, रेट, रेट वाइज, और दूसरा कॉज वाइज, कॉज वाइज। ठीक है, हम ये दो डायरेक्शन से कवर करेंगे, कॉज वाइज और जो कि रेट वाइज। अब रेट में अगर हम बात करते हैं, अगर आपसे बोला जाए कि रेट में क्या होता है, तो जनरली देखिए जैसे इन्फ्लेशन है, जैसे मान लीजिए कि ये रेट है मतलब किसी गुड्स का, यहाँ पे फिर मैं कर रहा हूँ ये गुड्स एंड सर्विस। रेट का मतलब भाव, इसमें हिंदी में भाव बोलते हैं, मूल्य बोल सकते हो। और ठीक है, क्योंकि चीज़ें इस हिसाब से कार्य करती है। रेट गुड्स एंड सर्विस चीज़ का, जो ये गुड्स एंड सर्विस है, इसमें ये चीज़ देखी जाती है कि गुड्स की प्राइस कितनी बढ़ रही है। और जैसे मान लीजिए कि कई तरह के टाइप्स, कई तरह की होती है, जैसे मान लीजिए क्रीपिंग होती है, ठीक है, हेडलाइन इन्फ्लेशन, कोर इन्फ्लेशन होती है, वॉकिंग इन्फ्लेशन, गोपिंग इन्फ्लेशन होता है, वो अलग अलग वर्ड हैं। तो इनका देखिए एक रेट वाइज होता है, एक कॉजेज वाइज। कॉजेज वाइज का होता है ये डिमांड, डिमांड के आधार पे बोल सकते हैं यहाँ पे। और दूसरा अगर बोलेंगे यहाँ पे तो आप बोल सकते हो कि नहीं दूसरा और भी चीज़ें हो सकती है, जैसे डिमांड है, कॉस्ट है, डिमांड एक कॉस्ट, दो चीज़ें मान सकते हो। दो चीज़ें होती हैं जो कि अगर हम कॉजेज क्या कारण क्या है इसके पीछे बना। और दूसरा एक चीज़ और होती है कॉजेज में, स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर की बात करें, ये तो नॉर्मल है, रेट वाइज की तो बढ़ जाता है, क्रीपिंग ग्रूमिंग होता है 2%, 4%, 5%, इस हिसाब से करते हैं। अगर एक और होता है कि हाइपर इन्फ्लेशन का मतलब ये होता है कि 50% से ज़्यादा हो जाए, कि कंट्रोल से बाहर हो जाए, बहुत हाइपर इन्फ्लेशन चल रही है, चीज़ें होती है। जनरली अगर हम बात करते हैं यही जो डिमांड एंड कॉस्ट एंड स्ट्रक्चर, और सबसे ज़्यादा खतरनाक स्ट्रक्चरल होती है। अगर मान लीजिए स्ट्रक्चरल का मतलब ये आधारभूत संरचना ही नहीं हो, आपका बेसिक स्ट्रक्चर ही काम ना करता हो, ठीक है,
इसमें अगर हम डिमांड मेथड है, डिमांड अग्रीगेट, अग्रीगेट मतलब संपूर्ण, संपूर्ण जो है कि आपकी मांग और कंजम्पशन, डिमांड, डिमांड एंड कंजम्पशन, कंजम्पशन मतलब मांग और खपत, कंजम्पशन का मतलब खपत ही होता होगा, ठीक है। इसको हम कहते हैं मांग एंड खपत। खपत का तो मतलब अनर्थ हो रहा है हिंदी में, खैर कोई ना। तो डिमांड एंड कंजम्पशन, ये जो कि डिमांड साइड पे काम करता है और जो कि बढ़िया है, बढ़िया है। तो इस रीजन में अगर आपको करना है, और ये जब होती है डिमांड साइड होती है, तो ये हमें चीज याद रखना चाहिए, इसके पीछे रीजन क्या हो सकता है। जो ये डिमांड साइड इन्फ्लेशन चल रहा है, इसके रीजन क्या होता है, ड्यू टू, ये कारण, कारण क्या होते हैं कि ये बढ़ता है। अब देखिए इसमें ये है कि पहली बात तो लोगों के पास क्या है, कैपिटल है। कैपिटल मतलब पूंजी, पूंजी पैसा इतना है कि लोग संकोच ही नहीं कर रहे हैं किसी चीज को खरीदने के लिए, धकाधक खरीदारी शुरू कर दिए हैं। तो इस चीज को हो सकता है कि गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर जो है कि बहुत खर्चा कर रहा हो, खर्चा करो मार्केट में है, इस वजह से डिमांड बढ़ रही है, लोगों के पास पैसा है। दूसरा बात करें सेविंग रेट्स, जो बात कर रहे हैं सेविंग्स, सेविंग्स रेट हाउस होल्ड का, हाउस होल्ड जो है यहाँ पे, तो इनको ये लग रहा है कि अगर हम सेविंग करते हैं तो हमें कुछ नहीं फायदा है। अगर मान लीजिए आप बैंक में डिपॉजिट कर दीजिए, आपको जीरो बैलेंस, 0% जो कि इंटरेस्ट रेट मिले, तो आप क्या करें, अरे छोड़ो जाने दो, बैंक में कौन डालेगा, चलो अय्यासी करते हैं, ऐस करते हैं, होटलबाजी करते हैं, ये करते हैं वो करते हैं। तो इन सारी चीज़ों को लेकर के कॉन्सिक्वेंसेस ये होगा कि डिमांड बढ़ जाएगी। दूसरी चीज अगर हम बात करें डेप्रिसिएशन तो लोकल एक्शन, जो डेप्रिसिएशन ऑफ लोकल एक्शन, मतलब डेप्रिसिएशन का मतलब ये होता है कि एक तरह से वैल्यू का घटना, किसी भी चीज का घट जाना, एक्सचेंज, जो लोकल एक्सचेंज होता है उसको लेकर के कर दे। रिड्यूस इन टैक्स, नेक्स्ट होगा आपका गवर्नमेंट, ये हो सकता है कि जो टैक्स को कम कर दी हो, जहां पहले 10,000 पे, एक सेकेंड, जहां पहले 10,000 पे 10% लगता था, तो इनको 1,000 रुपये दे देना पड़ता था सरकार को, 9,000 ही रुपये बचता था, ठीक है, 9,000 रुपये। अब गवर्नमेंट ने कहा कि नहीं आपको 1% देना, 10% नहीं देना, तो भैया चलो 100 रुपये देने हैं, 100 रुपये दे दिए और 9,990 रुपये उनके पास, अब खर्चा करो। अब दूसरी बात आ जाए मनी सप्लाई एंड बैंकिंग क्रेडिट, और अगली अगर हम बात करते हैं मनी, मनी की जो सप्लाई है इंक्रीज कर दिया जाए बैंकिंग सेक्टर से, गवर्नमेंट ने नई करेंसी जो है कि छाप करके दे दे। तो अब आप करेंगे चलिए सर ये तो बता दिए भैया यहाँ पे क्या क्या हो गया, अब ट्रिक बता रहे हैं, क्यों मैं इकोनॉमिक्स पढ़ाता हूँ, क्यों आपको पढ़ाना चाहिए। कह रहे हैं क्या, कैपिटल, कैपिटल जो था गवर्नमेंट का और प्राइवेट का, प्राइवेट का बढ़ गया, ठीक है, पहला चीज। यहाँ दूसरा चीज है हाउस होल्ड जो थे, घर वाले थे, हाउस होल्ड, ये इनकी जो कि सेविंग्स, सेविंग कर रहे थे, कम मिल रहा था, अब इसको बढ़ा दिए, भाई करें कि नहीं, हम कम हो रहे हैं हम खर्च करेंगे, एक्सपेंडिचर जो कि बढ़ा दिए। तीसरा हमने बात किया डेप्रिसिएशन हो जाए वैल्यू की, फिर तीसरा चौथा होगा आपका टैक्स जो कि कम कर दिया गया हो, ठीक है, और चौथा पांचवा जब लास्ट में आएगा तो ये जो बैंक हैं, ठीक है, बैंक है ये मनी को इंक्रीज करते हैं, ठीक है। ये तो कहेंगे सर अभी तो पढ़ाएंगे, ठीक है बिल्कुल पढ़ाए हैं। अब ये क्या करें कि कैसे कंट्रोल किया जाए, इसको कंट्रोल कैसे किया जाए, तो अब इसके लिए आपको क्या करना है, कंट्रोल के लिए अगर कोई टीचर दूसरा होगा तो क्या कहते हैं फला 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 लाइन है, आप इसको इससे बढ़ती है और इससे जो कि घटती है, नहीं, आप क्या करिए कंट्रोल कैसे किया जाए, ये जो यहाँ पे दी गई है एक दो, एक सेकंड में दूसरा पॉइंट ले लेता हूँ, यहाँ पे जो 1 नंबर 2 नंबर, 1 नंबर 2 नंबर
3 नंबर, 4 नंबर, 5 ऑप्शन दिया गया ना, इस वाला से बढ़ रहा है। तो इसी को आप क्या करिए, रिवर्स कर दिए। अब इसी को कहिए ना कि जो गवर्नमेंट का प्राइवेट का कैपिटल एक्सपेंडिचर है उसको कम कर दीजिए। दूसरा, हाउस होल्ड सेविंग के जो इंटरेस्ट कम मिल रहा है उनको इंटरेस्ट रेट जो कि बढ़ा दीजिए बैंक में, ये जो कि डिपॉजिट कर देंगे। जो वैल्यू की डेप्रिसिएशन हो रहा है उसको वर्क करिए और उसकी वैल्यू को और इंक्रीज करिए। फिर जो टैक्स 1% लगा रहे थे आप 10% कर दीजिए, उनके पास पैसा नहीं हुआ। और बैंकों से ये कहिए जो ये मनी मार्केट में डाल रहे थे आप इसको स्टॉप कर दीजिए भैया, ऐसा है कि अभी मार्केट में पैसे मत डालिए। दैट इज द मेन ट्रिक। ये आपको पढ़ना चाहिए, मैं पढ़ाता हूँ। यही एक लॉजिक है और यही ज्योग्राफी में भी लागू होती है। साइक्लोन ऐसे ऐसे आता है, भाई कैसे नहीं आएगा, जैसे आता है उसी का उल्टा कर दिए हम। तो हमें क्या टाइम बच गई, वाइस वर्षा लिखे बस बात खत्म। हम एक साइड लिखे दूसरी साइड कर दिए कि अपोजिट ऑफ दिस करके निकल लिए, तो टाइम बच गया, पेज बच गया, इंक बच गई। हम अगला क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लेंगे। हालांकि रिटन एग्जाम में मत करना, क्योंकि इसमें जब एग्जामिनर चेक करता है तो वो अपने आप को मानता है कि जीरो इन्फॉर्मेशन उसके पास है, कोई भी सूचना नहीं, 10 साल का बच्चा है, इसलिए एग्जाम में नहीं। आप अपने नोट्स में ऐसा अपने टाइम बचाने के लिए कर सकते हैं और रिमाइंड करने के लिए, राइट। तो ये चीजें हो गई कि हमें कैसे कैसे। अब दूसरा जो है यहाँ पे कास्ट, जो मतलब कास्ट का मतलब जो मूल्य की वजह से बढ़ा है उसका हम क्या और कैसे करेंगे, ठीक है। जैसे मान लीजिए कास्ट को हिंदी में क्या बोलेंगे, ठीक है, या फिर ये लागत, लागत बोलेंगे, ठीक, लागत बोलेंगे। लागत कितनी आ रही है भैया, यार इतनी लागत आ रही है, ऐसा करो फैक्ट्री बंद कर दो, जब इतनी लागत आ रही है तो आपसे क्या मतलब है, कोई फायदा ही नहीं हो रहा। चलिए अच्छा ठीक है। तो ये लागत आपकी बढ़ क्यों बढ़ती, जैसे मान लीजिए, ठीक है, लैंड, आप जिस रूम में अपना फैक्ट्री लगाए थे मकान मालिक का ऐसा है, अभी आप 50,000 रुपये दे रहे थे, अब आप फायदा बहुत ले रहे हैं, मार्केट की भाव बढ़ रही है ना, तुम भी फायदा, अब इसका आप 1 लाख कर दीजिए। अरे यार ये क्या कर दिया पागल आदमी ने, सीधे 50,000, 50%। दूसरा चीज है, पहला ये हो गया, दूसरा हो गया जो वर्कर है, वर्कर पता चले स्ट्राइक पे आ गए, भैया हमारा वेज बढ़ाओ, हमारी मांगे पूरी करो। मांगे क्या है कि इनकी सैलरी बढ़ा दो, वर्कर की वेजेस, वेजेस है, जहाँ 10,000 रुपये पर मंथ देते थे ये, अब इनको क्या हो गया, 15,000 रुपये दीजिए भैया, ठीक है, भी बढ़ गया। तीसरा अगर हम बात करें कि भाई तीसरी चीजें क्या हो सकती हैं, तो इसकी जो रॉ मटेरियल आता था, रॉ मटेरियल, जो रॉ मटेरियल आता था, कच्चा माल जिसको हिंदी में कहते हैं कच्चा माल, अब इसका क्या करें, इसकी भी प्राइस तो बढ़ेगी ना। जैसे मान लीजिए कि ब्रेड की कोई फैक्ट्री लगी है, पता चले जहां आटा गेहूं आ रहा है, गेहूं की प्राइस ही बढ़ गई, जहां पहले 25 अब जो कि 40 में मिल रहा है, तब आटा वाला क्या करेगा, यहाँ 35 में बेचता था जो कि आपका 60 रुपये में बेचेगा, तो ब्रेड वाला कहेगा तो हम क्यों ना करें, बढ़िया। तो मतलब ये चीज, तीन चीजें मेजर हो सकती। हम कहेंगे कि अब इसको क्या करें, इसको भी उल्टा कर दें, जी बिल्कुल कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, इसको भी उल्टा कर दीजिए फिर से, ये है इनको कम करिए रेंट को। अब एक लॉ ला करके, ये तो सरकार की जिम्मेदारी है ना कि मकान मालिक मनमन्ना पैसा बढ़ाए जा रहे हैं, पढ़ाए जा रहे हैं। मुखर्जी नगर, राजेंद्र नगर में आप घुस जाइए तो शायद सांस भी जैसे ही अंदर जाइए, जैसे कि लगे रहो मुन्ना भाई या मुन्ना भाई एमबीबीएस में है, कहता भाई तो घुसते ही जो कि ख़त्म हो गया। वैसे ही जो कि राजेंद्र नगर, मुखर्जी नगर के रूमों का हाल है, 8x8, 6x8 का रूम है, तो इसे घुसे नहीं, ख़त्म हो जाता है। तो मकान मालिक मनमन्ना जो कि रेंट बढ़ा रहे हैं, तो उसके लिए ये चीज़ है कि आप उसको लॉ ला करके कंट्रोल करिए। ये भी चलिए, जे वेज वर्कर्स हैं, हालांकि उनका मिनिमम वेजेस होना चाहिए, बट ये भी होना चाहिए कि आप ज़बरदस्ती कहीं पे किसी फैक्ट्री पे मत सोचिए, क्योंकि उसका आउटकम फिर इन्हीं वर्करों पे पड़ेगा। उनके एक बच्चा है, ब्रेड फैक्ट्री में स्ट्राइक चल रही है, डिमांड बढ़ा रहा है, तो बच्चा जाएगा, पहले 25 रुपये का ब्रेड मिलती थी, अब 40 रुपये की मिलेगी, वही 100 ग्राम की। तो दिक्कत है ना,
को कुल एक साइकिल बनी हुई है, डिमांड, सप्लाई, इनकम, सारी चीज़ें। दूसरी रॉ मटेरियल है, रॉ मटेरियल में कुछ ऐसी टेक्नोलॉजी लाइए जैसे कि वीट अब ज़्यादा प्रोड्यूस करिए, ठीक है, ठीक है। तो इस चीज़ को लेकर के हम करते हैं। अब इसके बाद अगर हम आपसे बात करें कि क्या और होना चाहिए स्ट्रक्चरल में, स्ट्रक्चरल में जनरली देखिए ना, ये आप इस हिसाब से कर सकते हो। स्ट्रक्चरल का मैं यहाँ पे ला रहा हूँ, स्ट्रक्चरल का जो तीसरा था, स्ट्रक्चरल का मतलब आप ये बोल सकते हो कि इंफ्रा, जो इंफ्रास्ट्रक्चर आपका बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। एक कन्याकुमारी से श्रीनगर आपको पहुंचाना है चावल, तो ऐसा नहीं कि एक हफ्ते लग जाना, कुछ ही टाइम में पहुंचना चाहिए। या फिर आपका जो एग्रीकल्चर है, जैसे मान लिया कि इंफ्रा हो गया, फिर एग्रीकल्चर जो एरिया है वो भी अच्छे से फर्टाइल करिए और प्रोड्यूस करिए। ग्रीन रेवोल्यूशन पहला आया था, वीट राइस प्रोड्यूस हुई, तो उससे और कोई रिवोल्यूशन लाइए। फिर उसके बाद जो डिस्ट्रीब्यूशन है, डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब ये है आपके इनकम और रिसोर्स जो है वो प्रॉपर तरीके से होना चाहिए। अब ऐसा नहीं है कि किसी के हाथ में ज़्यादा रिसोर्स है, किसी के हाथ में कम है। इसके बाद ये होना चाहिए आपके पास स्टोरेज होना चाहिए। पता चले टमाटर का सीजन है, उसमें 10 रुपये किलो, टमाटर का सीजन ऑफ हुआ 500 रुपये किलो बिक रहा है। गेहूं के सीजन में गेहूं 20 रुपये किलो, ऑफ सीजन में जाकर के 45। तो इसके लिए आपके पास ऐसा होना चाहिए कि सिस्टम बना होना चाहिए। और इस स्ट्रक्चरल, जो स्ट्रक्चरल कॉजेस होते हैं, इसके लिए आपको एक स्ट्रक्चरल स्ट्रक्चरल रिफॉर्म होना चाहिए, ठीक है। तो ये हमने बात किया कि क्या क्या रीजन है, कैसे काम करता। अब हम आते हैं आगे, आगे क्या मेथड्स है, मेथड्स, मेथड्स, मेथड्स क्या है कि आप इन्फ्लेशन को मेजर करते हैं। मेथड का मतलब आप बोल सकते हो क्या होता है इसका। अब मेथड्स में अगर आप बोला जाए तो विधि हो सकती, क्या विधि है, हालांकि विधि को लॉ भी बोलते हैं, तो कंफ्यूज में थे। एक व्यवस्था है, क्या व्यवस्था है कि इसको जो है कि हम मेजर करें, नापे, नाप करें कि इन्फ्लेशन या फिर मुद्रा स्फीति, ठीक है, हो। तो इसके लिए जनरली देखिए हम 3 चीज़ों को इंक्लूड करते हैं। आपके दिमाग में आएगा 3 चीज़ें क्या है। पहला है WPI, दूसरा है आपका यहाँ पे, ये पहला हो गया, दूसरा है CPI, और तीसरा है जो यहाँ पे आपका आप बोल सकते हो GDP डिफ्लेटर, डिफ्लेटर, ठीक है, ये GDP डिफ्लेटर। अब जो सबसे मजबूत है उसमें CPI है, और इससे भी ज़्यादा मजबूत डिफ्लेटर है। आप समझ सकते हो ये उतना कारगर नहीं है, CPI ज़्यादा है, CPI से ज़्यादा GDP डिफ्लेटर है। ये क्यों है, ये केवल बस गुड्स, जिसको हम WPI को करते हैं थोक मुद्रा में बोलते हैं, जैसे इंग्लिश में बोलेंगे होलसेल प्राइस, होलसेल इंडेक्स, तो इसको कहते हैं कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, हो गया। GDP को तो जानते ही हैं, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल घरेलू उत्पाद में डिफ्लेशन क्या, तो ये होता है। और जो ये CPI होता है, ये आपका गुड्स एंड सर्विस, वस्तु और सेवा दोनों इंक्लूड करता है। WPI आपका क्या इंक्लूड करता है, बस गुड्स करता है। जब हम इसमें आते हैं डिफ्लेटर में, अब ये जो है कि क्या करता है आपका, ये तो कैलकुलेट करता है, और इसी आधार पे, CPI के आधार पे जो ज्यादा फ्लक्चुएट नहीं करती है, मतलब उतार चढ़ाव जिस गुड्स में नहीं आता है, उनको ये मानते हैं। अब हम एक एक करके बात करेंगे
क्या? यहाँ हमने बात किया इसका WPI का, यहाँ पे मैं फिर से इंक्लूड करता हूँ, ठीक है, WPI का होलसेल प्राइस इंडेक्स है। अगर इसकी बात किया जाए पहली बार या मेजर क्या था, मंथली बेसिस पे किया जाता है। अगर यहाँ पे मैं बात करूँ आपसे कि किस आधार पे किया जाता है, तो ये जनरली देखिए आपका मंथली होता है। पहली चीज ये चीज बात करिए। और दूसरी चीज, इसको फर्स्ट पब्लिश किया गया कब? अगर हम इससे बात आपसे पूछें आकर के कि इसको पहली बार कब पब्लिश किया गया, तो आप बोलेंगे 1942 में किया गया। और तीसरा, अगर मैं यहाँ पे बात करूं कि आपसे तीसरा पॉइंट्स क्या बनेगा, और इसको प्रेजेंट कौन करता है या जो पब्लिश कौन करता है, पब्लिश कौन होता है, DIPP, ठीक है, डिपार्टमेंट इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, ठीक है। और ये जो कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंतर्गत ही आती है। बात समझ रहे हो आप? और कंपाइल किया जाता है जो भी किया जाता है। और इसका देखिए, मैं चाहता हूं ना कि मैं आपको PDF वहां से ला करके दिखाऊं, क्योंकि उसमें और भी आपको जो है कि मैटर से मिलेंगे, ठीक है। हम कहाँ पे थे, एक सेकेंड मैं थोड़ा सा इरेज कर लेता हूँ। अब देखिए, मैं थोड़ा सा यहाँ सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे जो दिया गया है, इन सारी चीज़ों को हमने डिस्कस कर लिया है। लगभग हमने 80% कर लिया है। अब यहाँ पे देखिए WPI है। अब एक एक करके हम डिस्कस कर लेंगे। एक सेकेंड, कॉन्सेप्ट हम समझ गए हैं। अब WPI यहाँ पे देखिए हम तीन चीज़ों को इंडिकेट किए हैं, ठीक है। एक सेकेंड थोड़ा सा मैं कर लेता। नंबर 1 WPI, दूसरा CPI और तीसरा GDP। और सबसे कारगर हमने कहा कि ये है। अब इसके WPI होलसेल प्राइस इंडेक्स है, और ये होलसेल प्राइस मंथली बेसिस पे जो कि इशू किया जाता। पहली बार इसको आपका 1942 में जो कि किया जाता, और इसको प्रेजेंटेड और इसको जो किया जाता कंपाइल पब्लिश किया जाता है DIP। देखिए, डिपार्टमेंट इंडस्ट्रियल पॉलिसी प्रोडक्शन और मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंतर्गत आती है। भारत सरकार ने 2012 में एक कमेटी स्टैब्लिश की थी जिसका नाम था सौमित्रा चौधरी। आपसे सवाल ऐसे पूछेगा, इसको अलग से नोट कर लेना। सौमित्रा चौधरी कमेटी किससे रिलेटेड है? तो ये होलसेल प्राइस के मेथडोलॉजी को जो है कि चेक करने के लिए इसको इस्टेब्लिश किया गया था। अब इसके बाद देखिए जो WPI है, कितने गुड्स, क्योंकि ये तो केवल गुड्स को, जैसे वस्तु को इंक्लूड करती है। तो अब ये 69 जो वस्तु होते हैं उनको जो कि ये इंक्लूड करती है। और ये एक्स फैक्ट्री, अब देखिए एक्स फैक्ट्री का मतलब ये है ना कि इसमें ये जब फैक्ट्री कोई है, फैक्ट्री, ठीक है, कोई कारखाना जिसको हिंदी में बोलते हैं कारखाना, क्योंकि बहुत लोग इंग्लिश से उनको बहुत डर लगता है, कारखाना बता देते हैं। कारखाना में से प्रोड्यूस हो करके रख दिया गया, स्टोर रखा है, बट इस पे टैक्स नहीं लगा है। टैक्स कौन सा? इनडायरेक्ट, ठीक है। तभी इसको किया जाता, फैक्ट्री में ही इसको होलसेल किया जाता, कैलकुलेट किया जाता है। लेकिन इसमें जो एक गड़बड़ी वाली बात है, उसमें इनडायरेक्ट टैक्स मैंने कहा ना कि नहीं इंक्लूड किया जाता, और इस वजह से इसका जो कैलकुलेशन है सही नहीं माना जाता है कि आप इससे इन्फ्लेशन के बारे में एक्यूरेट पता लगा लीजिए, इस वजह से नहीं किया जाता। अब ये जो किया था बेस ईयर बेस इफेक्ट के आधार पे कैलकुलेट किया था, और यहाँ पे दो वर्ड दिए गए हैं, एक है बेस ईयर और एक बेस इफेक्ट। बेस ईयर देखिए एक ऐसा साल चुना जाता है सरकार के द्वारा कि जिस साल में कोई ज़्यादा उथल पथल ना हुआ हो, उस आधार पे हम कहते हैं कि ये जो कि आपका बेस ईयर होगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि WPI या फिर और किसी की बात करते हैं हम, तो देखिए इस समय 2011-12 जो है कि आपका बेस ईयर के रूप में कैलकुलेट होता। अब आते हैं बेस इफेक्ट का मतलब क्या होता है। बेस इफेक्ट का मतलब होता है, जैसे मान लीजिए कि आज 25 अक्टूबर 2023 है, और यहाँ पे हम कोई चीज प्रोड्यूस किए, तो हम इसका पिछले साल 25 अक्टूबर 2022 से तुलना करेंगे प्रीवियस ईयर से, हम इसी को कहते हैं बेस इफेक्ट। लेकिन
बेस ईयर का मतलब होता है एक फिक्स्ड ईयर होता है और वो एक बना दिया जाता है, जैसे इस समय हमारा होता है 2011-12 को हम मानते हैं। और जनरली देखिए जो वेटेज के हिसाब से जितनी भी 676 जो हमारी WTO में वस्तु रखी गई है, उसमें से इनको हम 3 कैटेगरी में बांटते हैं उनके आधार पर। और सबसे ज़्यादा जो हम देखते हैं मैन्युफैक्चरिंग जो होते हैं उन पे हम ज़्यादा जो कि वेटेज देते हैं, कितना अप्रॉक्सीमेटली 64.23%। और उसके बाद हम प्राइमरी आर्टिकल को वेटेज देते हैं 22.62। ये क्या है, फ्रूट्स है, वेजिटेबल है, सेरल है, मिनरल्स है। फ्यूल एंड पावर को कम वेटेज देते हैं क्योंकि ज़्यादा फ्लक्चुएशन होता है। तो ये चीज़ें हो गई। और कंक्लूजन कुछ दिया गया है, जो भी जैसे है उसको करके देखिए। इसके बाद कंक्लूजन में क्या बोला जा रहा है कि वेट ऑफ द प्राइमरी आर्टिकल द इंक्रीज, वो अलग चीज़ है। पहले WPI का जो फूड इंडेक्स है, देखिए एक WPI है और एक WPI का थोड़ा सा एडवांस मर्जर जिसको कहते हैं WPI फूड इंडेक्स। और इसको पब्लिश किया जाता है किसको, DIP, डिपार्टमेंट इंडस्ट्रियल पॉलिसी प्रोडक्ट प्रमोशन। ये 2017 से पब्लिश किया जाता है। अब आते हैं CPI की बात करते हैं। किसकी, CPI जो दूसरा था CPI। अब इसमें सबसे अच्छी बात है ना, ये गुड्स और सर्विस दोनों को करता है, लेकिन कहां पे करता है, जब आप पार्ले जी का बिस्किट लेने जाते हैं तब आपने टैक्स दिया इनडायरेक्ट। जैसे मान लिया कि ये पेन लिया 10 रुपये की है, 5% टैक्स है, 0 पॉइंट समथिंग जो भी है इसका टैक्स, वो आप पे किए, तब कैलकुलेट किया जाता है। और ये आपका एक्यूरेट बोल सकते हो कि चीज होता है। और ये फोकस किया जाता है होमोजेनस गुड्स कंज्यूमर के बारे में बात की जाती है। और जो CPI होती है 3-4 तरह की, जैसे CPI इंडस्ट्रियल वर्कर, CPI एग्रीकल्चर वर्कर, CPI रूरल लेबर, फिर उसके बाद CPI रूरल, CPI अर्बन, CPI कंबाइंड। ये आपकी बोल सकते हो कि 1 2 3 4 5 6 6 तरह की होती है CPI। तो अब हमारे लिए क्या इसमें इंपॉर्टेंट है, इंडस्ट्रियल वर्कर से ये तो पता चलता है जो इंडस्ट्री में काम करते हैं। तो इसमें ये कौन पब्लिश करता है और इसका बेस ईयर क्या है। इंडस्ट्रियल वर्कर की बात तो ये 2016 है और इसको पब्लिश किया जाता है, लेबर है ना, क्योंकि यूपीएससी ने सवाल भी पूछा था CPI इंडस्ट्रियल वर्कर कौन पब्लिश करता है, तो ये लेबर ब्यूरो होता है जो पब्लिश करता है, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एम्प्लॉयमेंट के अंतर्गत आता है। फिर इसका एग्रीकल्चर लेबर की बात करते हैं, लेबर से रिलेटेड लेबर ब्यूरो करता है। और रूरल लेबर के बारे में बात करते हैं तो ये है जो कि लेबर ब्यूरो ही करता है। लेकिन जब हम CPI रूरल अर्बन कंबाइंड की बात करते हैं तो इसको CSO जो है कि पब्लिश करता है। ये बात समझ गए। अब इसके बाद देखिए कुछ CPI UPI का दिया गया है, बट मेरे हिसाब से इसमें कंफ्यूजिंग है। जब तक आप एडवांस और नहीं जाएंगे, कुछ दिया गया है इसमें कुछ चीज़ें ले करके, बट उतनी रिलेवेंट नहीं है, बस थोड़ा सा मैं हल्का फुल्का लेता हूँ। देखिए इसमें क्या है कि जो आइटम्स है कम है, लेकिन जो WPI था उसमें आइटम क्या था, मोर देन 600 था। इसमें अप्रोक्सीमेटली 450 के आसपास का है। ये बात हो गई। अब इसके बाद देखिए जो बेस ईयर यूज है कंप्यूटिंग द CPI रिवाइज ईयर, तो CPI के लिए बात किया जाए 2010 से जो कि 12 की बात समझ गए। अब इसके बाद एक कंप्यूटिंग द डियरनेस अलाउंस CPI यूज नॉट, ये कह रहे हैं कि जो डियरनेस अलाउंस वगैरह होता है ये CPI यूज करता है। और देखिए अच्छी बात यह है जो RBI हमारे देश की सेंट्रल बैंक है, जब इन्फ्लेशन को कंट्रोल या चीज़ें करने की बात आती है तो RBI किसको यूज करती है इन्फ्लेशन को टारगेट करने के लिए, CPI को करती है, जिसे कंज्यूमर प्राइस यूज कंबाइंड की बात करते हैं क्योंकि ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिव है। ये WPI को यूज नहीं करती। यूपीएससी ने सवाल भी पूछा था प्रीलिम्स, दैट्स व्हाई आई एम द इंसिस्टिंग टू रिमाइंड दिस। ठीक है, तो इस वजह से ये जरूरी है कि आप इसको पॉइंट टू पॉइंट क्लियर कर लीजिए। अब इसके बाद देखिए कुछ चीज़ें और भी दी गई हैं। जो हेडलाइन इन्फ्लेशन होता है दूसरा, ये CPI कंबाइंड जो होती है उसके आधार पर कैलकुलेट किया जाता है। अब देखिए आगे आते हैं, एक इंडेक्स है, इंडेक्स जैसे WPI फूड इंडेक्स था वैसे CPI फूड इंडेक्स है। तो ठीक है, इसको 2014 से CSO जो कि पब्लिश करते चला आ रहा है। ये पॉइंट टू पॉइंट मंथली पब्लिश किया जाता है। और ये सेरल जो अनाज होते हैं प्रोडक्ट को ज़्यादा जो है कि वेटेज देता है 33। अब हम आगे आते हैं और
यहाँ पे देखिए WPI CPI के बारे में कंपैरिजन किया गया है, इस वजह से यहाँ से सवाल पूछे जा सकते हैं। पहला चीज देखिए जो बेस ईयर है इसका 2011-12 और इसका 12 है, और नंबर ऑफ द कमोडिटी इसमें ज़्यादा है WPI में, लेकिन CPI कंबाइंड में कम है। इसके बाद ये सर्विस को इंक्लूड करता है कि नहीं करता है, लेकिन जो WPI होती है केवल गुड्स को इंक्लूड करती है, लेकिन CPI कंबाइंड गुड्स एंड सर्विस दोनों को इंक्लूड करती है। और जो फूड का प्रोडक्ट होता है ये 22% देता है, मतलब कम देता है, जबकि ये बहुत ज़्यादा देता है। अब स्टेज ऑफ प्रोडक्शन की मेजर द इन्फ्लेशन, और हर स्टेज पे करता है, लेकिन ये जो कि आपका फाइनल स्टेज पे करता है CPI। इसके बाद डाटा जो कलेक्ट किया जाता है इसका सेंट्रलाइज होता है, ठीक है, इसका डाइवर्स होता है, बहुत ज़्यादा जगह से लिया जाता है। टाइम लैग इसमें जो कि कम टाइम क्विकली होता है, बट इसमें ज़्यादा टाइम लगता है, क्यों? क्योंकि ये डिफरेंट सेक्शन से जो कि कैलकुलेट किया जाता है। रेट ऑफ द इन्फ्लेशन बेस्ड ऑन द इन्फ्लेशन जनरली लो कंपेयर, हमेशा WPI CPI से कम होता है, क्योंकि इसका ज़्यादा एरिया नहीं होती है। अब आते हैं GDP डिफ्लेटर की बात करते हैं। GDP डिफ्लेटर का मतलब ये होता है कि आप अगर GDP को करंट प्राइस और कांस्टेंट प्राइस से मतलब ये डिवाइड कर देंगे, तो मान लीजिए कि आपका करंट प्राइस कितनी है GDP की 500, और कांस्टेंट प्राइस क्या है कि मान लीजिए कि 200 है, ये डिवाइड कर लीजिए तो आपका यही आएगा 2 पॉइंट समथिंग आएगा, 2.5 के आसपास। तो इसको हम कहते हैं जो हो कि डिफ्लेटर हो गया, मतलब कम या ज़्यादा हो गया उसी। अगर डिफ्लेटर एक आता है तो ये बोला जाता है नो चेंज, कोई चेंज नहीं। अगर एक से ज़्यादा आता है तो जनरल प्राइस दैट इज इंक्रीज हो जाती है, इसको हम इंक्लूड करते हैं। तो ये यहाँ पे कुछ और चीज़ें दी गई हैं, तो हम उस पर नहीं चलेंगे। और कॉज ऑफ इन्फ्लेशन क्या होता है, कैसे होता है, डिमांड साइड और सप्लाई साइड हमने पहले भी डिस्कस किया, डिमांड साइड सप्लाई साइड क्या क्या होती है इस चीज़ को लेकर के, ठीक है। लेकिन जब इन्फ्लेशन होता है या बढ़ता है तो किसको फायदा होता है, किसको घाटा होता है, ठीक है। मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, जैसे मान लीजिए कि एक लेंडर होता है, एक बोरोवर। लेंडर जो पैसा देता है किसी को, ठीक है, जैसे मान लीजिए दयानंद है, दयानंद है जो है कि आपको श्यामलाल को जो है कि दे रहे हैं पैसा, तो जो दयानंद है ये लेंडर हो गए, पैसा दे रहे हैं, और जो श्याम नारायण है ये आपका बोरोवर है, पैसा ले रहे हैं। एक सेकेंड, अब यहाँ पे देखिए क्या चक्कर है। अब जो पैसा देता है किसी को उसका घाटा होगा, इसका घाटा कैसे होगा, देखिए मान लीजिए इसने दयानंद को, यहाँ पे मैं ऐसे कुछ समझाऊंगा। जैसे मान लीजिए कि ये मोहन लाला, ये लाला है, ठीक है, लाला ये फार्मर है, फार्मर है, इसको पैसा दे दिए, कितना दिए, 1,000 रुपया दे दिए। तो ये कितना लौटाएगा, मतलब 2 साल के दे दिए, 2 साल के लिए, 2 ईयर के लिए, तो ये तो इसका 10% के हिसाब से क्या देगा, 1,000, 1,020 ही तो देगा ना आपका, 1,020 देगा। तो लेकिन 1,000 जो वैल्यू पहले थी आज उतनी उसकी नहीं है, अब इसकी 500 के बराबर हो गई। पैसा तो जो किसान है 1,000 ही लौटाएगा, लेकिन इनको घाटा होगा, क्योंकि अब उस जब 2 साल पहले दिए थे 1,000 रुपये की वैल्यू अलग थी, आज 1,000 रुपये की वैल्यू 500 रुपये के बराबर। बॉन्ड होल्डर जो होते हैं इनको घाटा होता है, क्यों? क्योंकि कोई बॉन्ड ले लिए, कह दिए, सरकार ने कही आप ये 10,000 का बॉन्ड है, 5 साल आप बाद आएंगे तो आपको जो है कि अब 20,000 रुपया मिलेगा, ठीक है। लेकिन जो 10,000 उस समय थी आज 20,000 नहीं 30,000 के बराबर भी जो कि कम हो गया है। तो कहने का मतलब है जो बॉन्ड होल्डर होते हैं उनको घाटा होता है। फिक्स्ड इनकम वाले को भी घाटा होता है, क्यों? क्योंकि महंगाई बढ़ रही है, इनकम 10,000 रुपये है, तो इसलिए कहते हैं सरकारी नौकरी मत करना, प्राइवेट करो। लेकिन अब कौन मान रहा है, लेकिन सरकारी तो सरकारी है भैया। उसके बाद अगर तो बिग फार्मर और बिग बिजनेसमैन, इनको भी घाटा फायदा होता है, लेकिन अगर इनके पास स्टोरेज कैपेसिटी है तो ये घाटे में नहीं जाएंगे, सामान को रख लेंगे, होल्ड कर लेंगे। फिर उसके बाद आते हैं जो एक्सचेंज मीडियम है, इसमें भी घाटा पड़ा, और एम्प्लॉय जो होते हैं उनका अलग है, सेविंग्स में भी घाटा होता है, इनक्वालिटी। तो ये चीज़ को लेकर के हमने डिस्कस किया। अब देखिए फिलिप्स कर्व आता है, हमेशा बात आती है कि इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट के बीच में रिलेशन कैसा होना चाहिए। ये देखिए, अब ये कह रहे हैं कि जैसे ही इन्फ्लेशन बढ़ती है, अगर इन्फ्लेशन बढ़ती है
अनएम्प्लॉयमेंट घटती है। यहाँ पे देखिए, अगर इन्फ्लेशन 5% है तो आपका अनएम्प्लॉयमेंट 3 है, अगर इन्फ्लेशन 2% है तो अनएम्प्लॉयमेंट 6 है। मतलब इन्फ्लेशन और मतलब महंगाई और रोजगार, यहाँ पे देखिए महंगाई महंगाई एंड रोजगार, रोजगार, इन दोनों के बीच में रिलेशन है किसका, फिलिप कर्व का। ठीक है, फिलिप कर्व। फिर उसका मेजर टू चेक द इन्फ्लेशन, कैसे चेक करेंगे और कैसे हम इसको कंट्रोल करें। हमने पहले कहा फिजिकल पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी। फिजिकल पॉलिसी को गवर्नमेंट करती है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, और मॉनेटरी पॉलिसी को कौन करता है, आपका आरबीआई करती है। ये डिफरेंट डिफरेंट। अब यहीं से आप लिंक करिए इन्फ्लेशन को बैंकिंग से, बैंकिंग सिस्टम से आएंगे। ठीक है, और यहीं से आप जो कि चले जाइए गवर्नमेंट की जो पॉलिसी है, पॉलिसी क्या है, फिजिकल पॉलिसी, या आप जो बोल सकते हो कि रेवेन्यू, फिजिकल डेफिसिट, ठीक है, रेवेन्यू डेफिसिट एक्सेट्रा वगैरह सारी चीज़ें जो होती है, उन सारी चीज़ों को लेकर के आप कैलकुलेट कर सकते हैं। अब आते हैं शॉर्ट फॉर्म में, देखेंगे क्या करती है। देखिए फिजिकल पॉलिसी गवर्नमेंट देखिए दो चीज़ें कर सकती है। गवर्नमेंट क्या करेगी, अपने जो रेवेन्यू पॉलिसी है उसको सुधार करे और एक्सपेंडिचर पे, ठीक है, क्या करे, प्राइवेट स्पेंडिंग को रिड्यूस कर दे, करना है, और डिक्रीज कर दे जो डेवलपमेंट काम है। फिर उसके बाद अवॉइड डेफिसिट फाइनेंसिंग को इसको कर दे। फिर उसके बाद आता है मॉनेटरी पॉलिसी, जो आरबीआई है, आरबीआई कर सकती है, लेकिन जो कि गवर्नमेंट नहीं करती। ये इसका काफ़ी कंस्ट्रक्टिव है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है मॉनेटरी पॉलिसी। हालांकि फिजिकल पॉलिसी जो मौद्रिक राजकोषीय नीति उतना काम नहीं करती, लेकिन जितना ये करती है। ये दो तरह की, ये क्वांटिटेटिव है और क्वालिटेटिव है, मात्रात्मक गुणात्मक। अगर हम क्वांटिटेटिव की बात करते हैं, मात्रात्मक की, तो इसमें आपका है सेलिंग गवर्नमेंट सिक्योरिटी, फिर सीआरआर, एसएलआर, फिर उसके बाद बैंक रेट, रिवर्स रेपो रेट सबको इंक्रीज कर दीजिए, मार्केट से लिक्विडिटी हटा लीजिए। फिर उसके बाद ये है क्वालिटेटिव की, मार्जिनल रिक्वायरमेंट, मोरल रिक्वायरमेंट। फिर इसका एडमिनिस्ट्रेटिव की अगर हम बात करते हैं तो देखिए प्रशासनिक की अगर हम बात करते हैं तो इनमें ये होता है आधारभूत संरचना को इंक्रीज करना, जैसे ब्लैक मार्केट को कम करिए, होल्डिंग को कम करने की कोशिश करवाइए कि लोग करें ना। फिर उसके बाद जो एक्सपोर्ट आप करते हो गेहूं चावल सबका, उसका बंद कर दीजिए। फिर सस्पेंड फ्यूचर ट्रेडिंग, जो फ्यूचर ट्रेडिंग के लिए उसको बंद कर दीजिए। फ्यूचर ट्रेडिंग ये होती है कि आपको ये दे दिया गया, अब बाद में 2 साल के बाद आप उसका ट्रेडिंग करिए, जरूरत आ जाए पता चले घर में रखे पड़े हुआ। फिर उसके बाद जो फैसिलिटी गुड्स एंड सप्लाई, डिमांड पुल इन्फ्लेशन को जो है कि हो तो उसको जो कि सप्लाई चेंज आगे बढ़ाइए। कुछ रिकमेंडेशन भी दिया गया है अलग अलग कमेटियों के द्वारा, बट उतना इंपॉर्टेंट है सब। इन्फ्लेशन डिफ्लेशन कुछ वर्ड भी दिए गए हैं, जैसे डिफ्लेशन इन्फ्लेशन का अपोजिट होता है। फिर उसके बाद डिस इन्फ्लेशन की बात है, हैंड शो द ग्लोथ रेट एक्सचेंज की, मतलब सो इन्फ्लेशन और कम हो जाए। स्टैगफ्लेशन का मतलब ये होता है कि आपका इकोनॉमिक ग्रोथ रेट जीरो हो जाए और इन्फ्लेशन सिमुल्टेनियस भी जो कि रहे एकदम कम रहे बहुत। फिर रिफ्लेशन का फिनोमिना है ये, देखिए रिफ्लेशन एक फिनोमिना है, और रिटर्न आफ्टर द स्प्लिटिंग द डिफ्लेशन मतलब रिकवर करना होता है। स्काईफ्लेशन का मतलब ये होता है बहुत हाई पर चले जाना, आसमान पे चले जाना, बहुत ज़्यादा जो है कि महंगाई चली जाती है। रिसेंट में गवर्नमेंट ने कुछ अपना काम भी किया है इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए, इसेंशियल कमोडिटी एक्ट 1955। फिर उसके बाद प्रिवेंशन ब्लैक मार्केट एंड द मेंटेनेंस सप्लाई इसेंशियल कमोडिटी 1980 को भी जो है कि अमेंडमेंट किया है। फिर उसका ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में इंडिया की जो कि अच्छी खासी स्थिति सुधरी है। फिर जीएसटी गुड्स एंड सर्विस टैक्स 2017 में जो लॉन्च किया गया था, और एक्सपोर्ट जो किया जाता है उसको बैन कर दिया, जो होता है लोग गवर्नमेंट को तो उसको बैन कर देती है। ये सारी चीज़ें गवर्नमेंट ने किया है। फिर रिसेंट टाइम में कुछ इन्फ्लेशन देखा गया है, और उसके बाद देखा जाता है कि हमने चैप्टर में समरी क्या क्या दिखा है। इन्फ्लेशन के बारे में बात किया, इकोनॉमिक ग्रोथ, बेस ईयर, बेस से कॉज इन्फ्लेशन, सारी चीज़ों के डिमांड पुल, कॉस्ट पुल, स्ट्रक्चरल इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन कैसे मेजर किया जाता है, WPI, CPI, GDP डिफ्लेशन। फिर उसके बाद फिलिप कर्व है। फिर रोजगार और जो है कि महंगाई का रिलेशन या इन्फ्लेशन और बेरोजगारी का रिलेशन देखा गया है। प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स, डिफ्लेशन, इन्फ्लेशन, ये सारी चीज़ें हमने बात किया इन्फ्लेशन। आई होप कि बहुत लंबा लेक्चर हो गया होगा, राइट। तो इस वजह से इन्फ्लेशन का हमने A to Z डिस्कस कर लिया है। अगर कोई डाउट्स होगा दोस्तों तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में डालिए, मुझे अच्छा लगेगा। और कमेंट करना बुरी बात नहीं है, लेकिन ये है कि जो चीज़ें सही हो
उस चीज़ों से कमेंट करना चाहिए, इररिलेवेंट चाहिए। अगर आपको लगता है कि मैं गलत हूँ तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप रीचेक कर लो, फिर कमेंट करिए, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि बहुत सी चीज़ों का एक चीज़ों का अलग अलग मतलब होता है। सोशल साइंस हम इसीलिए पढ़ते हैं क्योंकि वो एब्सोल्यूट नहीं होती। जिस दिन सोशल साइंस एब्सोल्यूट हो जाएगी उसी दिन लोग सोशल साइंस पढ़ना बंद कर देंगे, साइंस ही पढ़ेंगे। तो सोशल साइंस, सामाजिक विज्ञान, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, इकोलॉजी, इन्वायरमेंट इसीलिए पढ़ा जाता है, एब्सोल्यूट नहीं होती है। तो आज के लेक्चर में इतना ही, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच डिस्कशन। जय हिंद, जय भारत।